गौरी अब हर सुबह एक आदत के साथ उठती थी। नाश्ते से पहले चाय के प्याले के साथ वह अपने पेट से बात करती थी। गुड मॉर्निंग, वह कहती। आज तुम्हारा मन किस रंग का है? कोई जवाब नहीं आता था, लेकिन उसे लगता था जैसे कोई भीतर से हल्के से मुस्कुरा रहा हो। सत्यजीत ने यह देखा और कहा, क्या वह सुनता है? गौरी बोली, हाँ, और शायद अब वह जवाब भी देता है, लेकिन अपने तरीके से। एक दिन उसने शिशु से कहा, मैं तुझे अपने बचपन के बारे में बताऊं? उसने उसे वो दिन सुनाया जब वह स्कूल में पहली बार स्टेज पर चढ़ी थी, वो कक्षा में पीछे बैठना और अपनी माँ की साड़ी में छुप जाना। उसी दिन शाम को जब वह वही बात सोच रही थी, शिशु ने जोर से हरकत की। गौरी चौंकी, फिर मुस्कुराई। तुझे मेरा डर पसंद आया क्या? अब ये संवाद दैनिक हो गया था। हर दिन कुछ नया, कुछ छोटा। एक कविता, एक स्मृति, एक प्रश्न। गर्भ अब केवल शरीर नहीं था, वह रिश्ता बन चुका था। गौरी ने उस दिन हल्दी रंग की साड़ी पहनी थी। जैसे ही उसने कमर पर पल्लू संवारा, शिशु ने भीतर जोर से हरकत की। अरे, उसने पेट पर हाथ रखकर कहा। ये क्या था? उसने हल्के हंसी में कहा, क्या तुम्हें पीला पसंद है? यह पहली बार नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसने देखा था, जब वह सफेद या हल्का हरा पहनती तो भीतर एक स्थिरता रहती, पर जैसे ही वह गहरे या तीव्र रंगों में लिपटी, शिशु कुछ अधिक सक्रिय हो जाता। उसने यह बात नंदिनी से कही। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, रंग सिर्फ आंखों को नहीं, मन को भी स्पर्श करते हैं। गर्भस्थ शिशु को तरंगे मिलती हैं, रंग की, आवाज की, स्पर्श की। पीला रंग चेतना को जगाता है, नीला शांत करता है। गौरी ने पूछा, तो क्या मुझे अब हर दिन सिर्फ हल्के रंग पहनने चाहिए? नंदिनी ने कहा, नहीं बेटी, रंग भावनाओं के दर्पण हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तुम्हारा मन जिस रंग की मांग करे वह वही देना चाहिए, बस होशपूर्वक। उसी शाम गौरी ने अपने लिए कुछ अलग रंगों के दुपट्टे निकाले। हर दिन वह एक रंग चुनती, और वह रंग शिशु के साथ एक अनकहे संवाद जैसा हो गया। रंग अब सजने के लिए नहीं थे, वे सुनने के साधन बन गए थे। हमें इसे कुछ बुलाना चाहिए, गौरी ने एक शाम कहा, जब वे दोनों आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। किसे? सत्यजीत ने मुस्कुराकर पूछा। जिसका चेहरा तक नहीं देखा? चेहरा नहीं देखा, लेकिन रिश्ता तो बन चुका है, गौरी बोली। अब हर बार बच्चा या शिशु कहने से बात अधूरी लगती है, जैसे हम उसे जानते तो हैं पर पहचानते नहीं। सत्यजीत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो चलो एक नाम सोचते हैं, जो न लड़का हो न लड़की, न कोई धर्म न कोई परिभाषा, बस एक भाव। उन्होंने कई शब्द दोहराए, अंश, रिवा, नव, स्वर। अंत में वे दोनों रुके। आरू। गौरी ने यह नाम दोहराया, आरू। उसने हाथ अपने पेट पर रखा और धीरे से कहा, आरू, तुम सुन रहे हो? उस क्षण कुछ बहुत हल्का, बहुत धीमा, पर निश्चित उसके भीतर हिला। सत्यजीत ने यह देखा। वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। यह नाम, गौरी ने कहा, हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। ये सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगा, एक गुप्त मंत्र की तरह। उस दिन से हर सुबह और हर रात गौरी आरू को पुकारती थी, कभी कहानी में, कभी सपने में, कभी आंखों की नमी में। और शिशु अब केवल गर्भस्थ नहीं था, अब वह संबोधित था। गौरी उस दिन कुछ अजीब महसूस कर रही थी, जैसे शिशु भीतर कोई नया उत्तर मांग रहा हो, पर शब्दों से नहीं। उसने नंदिनी से कहा, मैं कुछ देना चाहती हूँ आरू को, कुछ ऐसा जो सिर्फ इसका हो, पर अभी से। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो उसे कुछ बनाकर दो, अपने हाथों से, जो तुम्हारे स्पर्श में हो, तुम्हारे विचार में हो। गौरी ने दोपहर में एक छोटी सी रुई की कपड़े की गेंद सिलना शुरू की। उसमें उसने चंदन की हल्की महक भरी और एक हल्का सा नीला धागा जोड़ दिया। अगले दिन उसने एक पुरानी लकड़ी की घंटी पॉलिश की, जो उसकी माँ ने कभी उसे दी थी। उसमें अब वह एक नई ध्वनि सुनती थी। फिर उसने एक माटी का छोटा दीपक बनाया, बिना रंग, बिना आकृति के, सिर्फ मिट्टी और उसकी उंगलियों के निशान। शाम को जब वह ध्यान करने बैठी, तो उसने ये तीनों चीजें अपने सामने रखीं।
आरू, उसने कहा, देखो, ये तुम्हारे लिए हैं। जब तुम आओगे, ये तुम्हें बताएंगे कि मैं कब से तुम्हें देख रही थी, बिना तुम्हें देखे। आचार्य ने एक दिन कहा था, शिशु जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वस्तुओं से पहचान बनाता है। गंध, स्पर्श, ताप, जो आज तुम दे रही हो, वही कल उसे परिचय देगा। गौरी अब हर दिन एक चीज चुनती और उसे आरू को दिखाती थी, अपनी कल्पना में। और आरू, वह हिलता था, जैसे हर वस्तु को देखता, पहचानता और अपने भीतर जगह देता। संध्या ने उस दिन एक नई किताब लाई, पंचतंत्र की कथाएं, लेकिन उसके शब्दों में बच्चों जैसी सरलता नहीं थी, उसमें दर्शन छिपा था। गौरी और नंदिनी के साथ बैठकर वह हर शाम एक कहानी पढ़ती। उस दिन उसने एक कथा सुनाई, एक चूहा और साधु की। कथा का सार था, जिसे तुम बार बार बचाते हो, यदि वह कृतज्ञ न हो तो वह अंत में तुम्हें ही खा सकता है। गौरी के पेट पर हाथ था। जैसे ही कहानी उस मोड़ पर पहुंची, आरू ने जोर से हरकत की। गौरी ठिठक गई। तुम्हें यह बात पसंद नहीं आई क्या? उसने पूछा। संध्या ने कहा, देखा, कुछ भावों पर आरू का मन तुरंत जवाब देता है। अब वह केवल सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, कहानी अब केवल मनोरंजन नहीं, संस्कार है। गौरी को यह एहसास हुआ कि कौन सी बातें आरू को शांत करती हैं। करुणा, प्रेम, क्षमा, और किस पर वह बेचैन होता है, छल, भय, संदेह। उस दिन से वह सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वह चुनती है, सोचती है और कभी कभी खुद नई कहानी गढ़ती है। अब कहानी केवल मां की आवाज नहीं थी, अब वह आरू की आवाज का जवाब बन चुकी थी। गौरी अब हर सुबह उठती थी उसी विचार के साथ, क्या आज वह दिन है? उसने कैलेंडर के पन्ने गिनना छोड़ दिए थे, पर भीतर कहीं कोई काउंटडाउन चल रहा था। एक मीठी बेचैनी, एक मौन सी प्रतीक्षा। सत्यजीत ने पूछा, क्या अब डर लग रहा है? नहीं, गौरी ने कहा, डर नहीं, सिर्फ ये जानने की उत्सुकता कि आरू कौन है। जो मैं इतने महीनों से महसूस कर रही हूं, वह जब सामने आएगा, तब क्या मैं उसे पहचान लूंगी? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा गर्भ अब एक कविता बन चुका है, अब बस वह मुखर होने को है। आचार्य ने उन्हें अंतिम बार बुलाया। अब संवाद बंद नहीं होगा, उन्होंने कहा। अब वह बाहरी संसार में जारी रहेगा। जो भाव अब तक मौन थे, वे अब रोने में, मुस्कुराने में और चुपचाप देखने में बदलेंगे। गौरी ने पूछा, मैं और क्या कर सकती हूं? आचार्य ने कहा, अब कुछ मत करो, प्रतीक्षा स्वयं एक क्रिया है। जब तुम रुकती हो, वह चलना सीखता है। उस रात गौरी ने आरू से नहीं बात की, वह बस लेटी रही और पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे सांस लेती रही। प्रतीक्षा अब प्रश्न नहीं रही थी, वह संघात बन गई थी, दो आत्माओं के मिलने की रेखा, जो किसी भी क्षण आकार ले सकती थी।